महाभारत को इस दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य ग्रंथ और महाकाव्य माना जाता है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं और अगर यकीन मानिए तो इस श्लोक को लिखने में 600 साल लगे। वैसे तो इस महाभारत में और भी महत्वपूर्ण किरदार हैं, लेकिन एक किरदार ऐसा भी है जिसने अपने पासों की मदद से महाभारत का शंखनाद किया। वो है हमारे शकुनी मामा। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस शकुनी मामा जी उर्फ प्रणीत भट्ट सर का। नमस्कार शिल्पी। नमस्ते सर। तो सर आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। थैंक यू सर। तो सर आपकी जो महाभारत की जो जर्नी रही है, आपको जब ये शकुनी मामा का रोल आपको जब ऑफर हुआ, क्योंकि इसके पहले हम सबको पता है बी.आर. चोपड़ा में पेंटर साहब ने उस किरदार को, मतलब आज भी वो किरदार जिंदा है सबके जहन में, तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं प्रेशर था कि जब आपको ये शकुनी मामा का रोल ऑफर हुआ? बहुत प्रेशर था, सिर्फ मुझे ही नहीं था, पूरे टीम को था और मेकर को भी था, क्योंकि 30 साल पहले महाभारत बनी थी और उसके बाद हम लोग स्टार प्लस पे महाभारत लेकर आना चाहते थे। तो 30 साल बाद वापस महाभारत, और 30 साल पहले वो बहुत हिट हुई थी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, मैंने भी देखी है। मैं गूफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, गॉड ब्लेस हिम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो बहुत प्रेशर था सब पे। तो हम लोग जो है, हमारे जो मेकर है सिद्धार्थ जी, वो बड़े ही पॉजिटिव और स्थिर बुद्धि के व्यक्ति है वो। तो उन्होंने बोला कि इसको हमें लोग, मेरे फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के होते हैं, वो लोग बोलते थे अरे तुम महाभारत करोगे, क्या करोगे तुम लोग। ये तो एक तो वैसे हम प्रेशर में थे, ऊपर से ऐसा रिस्पॉन्स आता था कि तुम लोग क्या करोगे यार, तुम लोग तो बच्चे हो यार, महाभारत, और तुम जाओ कोई नॉर्मल सीरियल करो, सोशल शो, ठीक, क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। तो बहुत प्रेशर फील होता था। तो सिद्धार्थ जी बोलते थे इसको पालो, ये जो लोग ताने देते हैं, ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे तब तो हम अटेम्प्ट ही कर रहे थे, अनाउंस ही हुआ था, तो इसको पालो। तो उसको हम पालते थे हम। हाँ सर, और बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं, और हम बच्चे हैं, और क्या क्या है हम सर, हम ट्रेंड नहीं है तो ट्रेनिंग कर रहे हैं सर, ट्रेनिंग तो कर रहे हैं। तो प्रेशर में जो मेहनत होती है ना, वो बहुत ही फोकस्ड होती है। प्रेशर में टूटना नहीं चाहिए व्यक्ति को, प्रेशर को पालना चाहिए कि हमें ये करके दिखाना है, या तो करेंगे या मरेंगे, करते करते मर जाएंगे लेकिन करेंगे। तो उस प्रेशर को हमने पाला प्रॉपरली। हमें बताया गया था कि पुरानी महाभारत आप बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि हम महाभारत की कॉपी नहीं बनाना चाहते थे, हम महाभारत बनाना चाहते थे। तो बहुत सारी लॉजिकल चीजें जो बी.आर. साहब की महाभारत में मिस हुई हैं, या तो जानबूझ के मिस की गई है, या उन डिटेल्स में नहीं गए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमारी महाभारत में हम पूरी तरह से घुस गए। क्योंकि प्रॉपरली मैंने भी अपनी तैयारी के लिए महाभारत के 4 डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स पढ़ी। मैं जानना चाहता था कि हर व्यक्ति की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है महाभारत की। बी.आर. साहब की भी एक इंटरप्रिटेशन थी, वो हम देख चुके थे, ठीक है। तो वास्तविकता में महाभारत क्या है, कौन है शकुनी मामा, वास्तव में कौन है। तो मैंने पढ़ा महाभारत और 4 डिफरेंट ऑथर्स के पढ़े। पहले के जो है महर्षि उनका पढ़ा, दूसरे उनका पढ़ा, रिसेंटली देवदत्त पटनायक ने लिखी थी वो भी पढ़ी मैंने, जबकि मुझे मना किया गया था कि वो मत पढ़िएगा आप। मैंने कहा नहीं, मुझे अंडरस्टैंड करना है, मैं जानना चाहता था कि ये व्यक्ति की इंटरप्रिटेशन क्या है, ताकि जो किरदार मैं करने जा रहा हूं मामा शकुनी, उसको डिफरेंट ऑथर्स किस नजरिए से देख रहे हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ कभी डिफरेंट टाइप ऑफ राइटर्स के बुक पढ़ के? वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक राइटर की
दूसरे राइटर की, तीसरे राइटर की, चौथे राइटर की, 4 लोगों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मामा शकुनी के बारे में क्या है। पटनायक साहब ने एक बैक स्टोरी भी डाली है, ठीक है। वो बैक स्टोरी दूसरे इंटरप्रिटेशन में जो पास्ट में एक ऑथर है उनकी भी है, लेकिन उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। कहानी लगभग सेम है। एक ऑथर ने बताया कि मामा शकुनी जो है वो वासुदेव कृष्ण से मिले थे जब भीष्म शादी करने के लिए आता है, लेकिन उनका क्या है कि क्योंकि टाइमलाइन अलग अलग है तो उस पर वो नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आध्यात्म में जब लोग जाते हैं महाभारत को अंडरस्टैंड करने के लिए, महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं है, महाभारत ब्रह्मांड की स्टोरी है, इमोशंस की स्टोरी है। राइट। और उस टाइम पे हम बच्चे थे, इतना अंडरस्टैंड नहीं करते थे, और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे सारे ग्रंथों को मिथ बताते हैं। ये माइथोलॉजी है। उन्होंने मिथ इसलिए बताया क्योंकि न तो उनको हमारे धर्म में विश्वास है और न तो हमारी हिस्ट्री में कोई विश्वास है। हमारी हिस्ट्री को इरेज किया गया, और जो ये 5000-7000 साल से हिस्ट्री है इसको एकदम मिथ, वो तो उनके पल्ले पड़ी नहीं, तो उसको मिथ करार दे दिया गया। तो वही फिर कंटिन्यूसली आफ्टर 1947 जो एजुकेशन सिस्टम है उसने भी माइथोलॉजी ही डाल दिया, ठीक है। तो तब हम सोचते थे माइथोलॉजी है, लेकिन जब मैंने महाभारत पढ़ा, इमोशंस को पढ़ा, समझा, मैंने कहा यार ये तो हर व्यक्ति की कहानी है, ये तो हर इंसान की कहानी है। और इतने गहराई में हम चले गए समझने में महाभारत कि ये समझ में आया कि जो महाभारत में नहीं है वो ब्रह्मांड में है ही नहीं। इसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, ठीक है, बर्थ के बारे में आईवीज जो यूज करते हैं उसके बारे में है, ठीक है, वेपन्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में बात किया गया है। हर कोई चीज जो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है उसके बारे में महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं वो विश्व में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, फिर आत्मज्ञान भगवान देते हैं। श्री कृष्ण को ऐसे ही भगवान नहीं मानते। श्री कृष्ण को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान दिया। इन इमोशंस से लड़ने के लिए, ये जो सब चलता रहता है उससे लड़ने के लिए, वास्तविक ट्रुथ तक पहुंचने के लिए कि वास्तव में हम कौन है, क्या हम ये शरीर है, क्या हम ये आत्मा है, उस को डिस्कवर करने के लिए जो हेल्प भगवान कृष्ण ने दी, हमें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, इसलिए हम उसे भगवान मानते हैं। अंडरस्टैंड? तो प्रेशर तो था, लेकिन उस चक्कर में हम लोग पढ़ने लिखने लग गए, और फिर टीम बहुत अच्छी थी। Swastik now is a very big production house. God bless everyone. We are like a family. कोई घमंड नहीं है किसी के पास, ना प्रोड्यूसर के पास घमंड है, क्योंकि हम महाभारत समझे हैं। ठीक है, तो अभी तो रामायण भी अनाउंस कर दिया उन्होंने, रामायण कर रहे हैं। तो प्रेशर में जो चीजें होती है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, एज ए चैलेंज लिया, और फिर परमेश्वर की कृपा हो गई, और हम हमारे थ्रू परमेश्वर ही परफॉर्म करते हैं। हम कौन है? तो आपने जब वो शकुनी मामा का रोल जब आपने एडेप्ट किया, तो मतलब आपने वो डिसाइड कैसे किया? भले आपने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शकुनी मामा सिर्फ समझना नहीं, शकुनी मामा बनना पड़ा। उनके इमोशंस, उनकी आत्मा जगानी पड़ी। हाँ। वो व्यक्ति क्या फील कर रहा था वो समझना पड़ा। एक व्यक्ति की बहन के साथ अन्याय हो रहा है, वो जिंदगी भर उससे अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया। दुनिया, वो प्रिंसेस है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके लिए नहीं करता है। वो उसके एक एक खुशी के लिए वो कुछ भी करता है। अगर आपने सीन देखा होगा तो उसके लिए जुगनू लेके आता है, उसको रात में डर लगता है अंधेरे से, तो बोलता मैं जुगनू लेके आऊंगा, जुगनू तेरे इर्द गिर्द कमरे में घूमते ही रहेंगे तो तुझे कभी डर नहीं लगेगा। वो इतना प्यार करता है अपनी बहन से, कहाँ उस पहाड़ पे जाके सैनिकों के साथ जुगनू लेके आता है, उसको देता है। और जब उसको ये पता चलता है कि मेरी बहन की शादी जबरदस्ती है, फोर्सफुली उस पर थोपी जा रही है ये शादी,
एक व्यक्ति जो भीष्म पितामह है, ठीक है, वो आया है पूरी आर्मी के साथ और इसको इनकार नहीं कर सकते, और उसका एक अंधा जो है पोता है, उसके साथ शादी करने की बात कर रहे हैं। तो इमेजिन उसकी सिचुएशन क्या होगी। वो अपने बाप से बोलता है कि हम लोग लड़ते हैं, उसके पिताश्री उसको बोलते हैं ये आदमी, इसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसको मार ही नहीं सकते, तो इससे युद्ध करके क्या फायदा। और हस्तिनापुर है वो, इट्स अ वेरी पावरफुल नेशन, वी विल बी डिस्ट्रॉयड, वी आर अ स्मॉल कंट्री। तो गांधारी भी वो समझती है, तो अपने नेशन के लिए वो कुर्बानी देती है। तो इमेजिन उसका भाई, वो नपुंसक नहीं है, वो लड़ना भी चाहता है लेकिन उसको मार नहीं सकता, तो लड़के क्या फायदा। वो बोलता है वॉर करते हैं, तो उसका बाप बोलता है पूरी की पूरी जो कांदार है वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इधर। तो अपनी प्रजा के सुख के लिए, उनके फ्यूचर के लिए गांधारी कुर्बानी देती है। तो ये सदमा है, इसको महसूस करना बहुत जरूरी है। ये जो सदमा एक प्रिंस को लगता है, ठीक है, वो फ्यूचर किंग है कांधार का, तो वो डिसाइड करता है कि इस आदमी की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद वो वहां शादी में जाता है, तो वहां देखता है कि यार इसकी बहन ने तो पट्टी ही बांधी। वो धर्म के कारण, उसका धर्म वो फील करती है कि मेरा पति नहीं देख रहा है। देखो उसका डिवोशन टुवर्ड्स हिज हस्बैंड, टुवर्ड्स दिस मैरिज, वो नहीं देखेगा तो मुझे देखने का कोई हक नहीं है। मैं वही देखूंगी जो ये देख सकता है, मैं वही खाऊंगी जो ये खाएगा। वो जो पट्टी बांधना है वो एक इमोशन है, वो एक डिवोशन है उसका अपने हस्बैंड की तरफ। वो भारतीय नारी है, भारतीयता है उसकी। वो बोलती है ये महसूस नहीं कर सकता ना, ये एंजॉय नहीं कर सकता है ना, तो मैं भी नहीं करूंगी। तो उसके बाद वो सरेंडर्स, वो डिवोशन से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। मतलब उसका पति अगर कोई चीज नहीं खाता होगा तो वो भी नहीं खाएगी। जो मेरा पति एंजॉय करेगा वही मैं भी एंजॉय करूंगी। अगर उसके वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है कि वो देख नहीं पा रहा है, वो दुनिया के प्रकाश को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो मेरे को भी कोई हक नहीं। वो पट्टी बांधती, वो दूसरा सदमा लगता है उसको। राइट, वो दूसरा सदमा लगता है। तो इमेजिन जिस बिटिया के लिए वो जुगनू लेके आता है, एक एक चीज के लिए, उसे बचपन से उसको पाल पोस के उस प्रिंसेस को बड़ा किया है, उस पर इतने सारे दुख जो थोपे गए, अंडरस्टैंड, उससे उस व्यक्ति के भावनाओं पे क्या इफेक्ट आया, क्या एंगर होगा। वो मतलब पितामह भीष्म को चीर फाड़ देना चाहता है, understand, and then that thing starts that these people are अन्यायी। ये अन्याय है। किसी की बहन को जबरदस्ती बोलना कि तू एक अंधे से शादी कर, ये गुनाह है, ये नाइंसाफी है, ये इनजस्टिस है। और ये पावरफुल लोग ये इनजस्टिस कर रहे हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं बदला लूंगा। और वो अपने पैर में वो चाकू मारते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, तो ये जख्म मुझे याद दिलाएगा कि मेरी बहन के साथ जो अन्याय हुआ है उसका परिणाम संपूर्ण भारतवर्ष भुगतेगा। तो ये प्रतिज्ञा लेते हैं। तो जो महाभारत जो फाइनली हुआ एंड में, कहीं ना कहीं ये भी रीजन था ही। ऑब्वियसली ये रीजन था। ये ही कम्स आउट एज द मेन विलन देन। गलतियां तो बहुत लोगों की है, गलतियां तो बहुत लोगों की है। वॉर में मामा जी लेके आए, वॉर की सिचुएशन तक मामा जी लेके आए, वो मेन विलन है। ठीक है, वो किस हिसाब से फिर दुर्योधन को अपने हिसाब से उसको बोलते हैं कि ये तो हमेशा तेरे विरुद्ध ही है, क्योंकि वो भुगत चुके हैं ना। तेरी माँ के साथ ऐसा किया यार, तेरे बाप के साथ ऐसा किया यार, तेरे बाप को बोल दिया ये अंधा है,
लेकिन तेरा बाप हर चीज में लायक था। सिर्फ आंखें नहीं थी, वो तो चलो जन्म जात नहीं था, लेकिन बड़ा तो था वो, बाकी कैपेबिलिटीज तो थी, वो भी वही पढ़ा लिखा है। ठीक है, उसको बैठने नहीं दिया इस विदुर ने। अंडरस्टैंड? तेरे बाप के साथ अन्याय किया है, तेरी माँ के साथ अन्याय किया है, तो तेरे साथ नहीं करेगा, तेरे साथ भी करेगा। तो वो उस हिसाब से दुर्योधन को अपने वश में रखता है, और दुर्योधन उसके बगैर किसी की सुनता नहीं। वो इसीलिए हमारी महाभारत में मैं दुर्योधन को मेरे बच्चे क्योंकि इतना प्यार करता है उससे। अब उसका जीवन ही सिर्फ दुर्योधन है। वो अपना राजपाट घर बार सब छोड़ के अपनी बहन के लिए बैठा है, वो उसका डिवोशन है अपनी बहन के प्रति। तो हमारा जो लॉन्च भी हुआ था प्रोमो महाभारत का, वो रक्षाबंधन पे हुआ था। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन भी हुआ था कि बहन के लिए इसने ही कम्स एट द मेन विलन। छोटी छोटी घटनाएं तो बहुत है जिनकी वजह से कुंती का अपने पहले पुत्र को बहा देना, भीष्म का ये अन्याय विच रिजल्टेड, उससे पहले भी वो अंबालिका पे अन्याय कर चुका है, स्वयंवर में जबरदस्ती उठा के ला रहा है, वो लड़कियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये जा रहा है, ये क्या डायनेस्टी चलाना चाहता है। उससे पहले सत्यवती ने अन्याय किया कि मेरे ही बच्चे, मेरी ही ब्लड लाइन बादशाह बननी चाहिए, और जो ऑलरेडी युवराज है, ठीक है, वो किसी काम का नहीं है, वो एक्सेप्ट ना करे, जबकि वो एक स्टेचर है, ठीक है, देवव्रत, वो एक स्टेचर है, वो एक युवराज है, वो कुर्बानी दे देता है, कसम ले लेता मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। क्या ये गलत नहीं था? क्यों भाई, तुमको एक पदवी तुमको दी गई है, हाँ तुम अपने बाप से बहुत प्यार करते हो, उसके लिए कुर्बानी देना चाहते हो, लेकिन क्या जनता जनार्दन जो है, क्या एक नेशन के प्रति तुम्हारा डिवोशन, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है? बनता है। वहां पे क्या, इसीलिए तो भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं कि इसलिए तो आप शैया पे लेटे हुए, आपके तो बहुत महान कर्म है। 9 दिन वो शैया पे लेटे हुए थे। तो ये बहुत सारे जो महाभारत के इंटरप्रिटेशन राइटर्स, सब लोग अपने अपने हिसाब से, मैं जानना चाहता था कि ये बुद्धिजीवी अलग अलग महाभारत को क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और मुझे ये समझ में आया कि हर कोई एक ही मुद्दे पे पहुंच रहा है। थोड़ी बहुत डिविएशंस हैं, अपने अपने लॉजिक से, अपने अपना आत्मज्ञान है, अपनी अपनी दिव्यता है उसमें, लेकिन सब लॉजिकल है। और डिटेल में कोई गया है, और डिटेल में कोई गया है। किसी की एक आध्यात्म में बैक स्टोरी कुछ और है कि वो शकुनी वाज आल्सो अ डिवोटी ऑफ गॉड, सो ही कन्फ्रंट्स गॉड। गॉड को बोलते हैं कि मैं इस आदमी को कोई नहीं मार सकता, आप तो मार सकते, आप मार दो। तो वो बोलते हैं तू बहाना दे। तो वो क्या इंटरप्रिटेशन थी? वो ये राइटर ये बोलना चाहते हैं कि वो मन में ध्यान से, क्योंकि शकुनी भी कोई आसमान से आया हुआ बंदा नहीं था, वो भी उसी परिवार से था। उसकी बहन जो है शिव भक्तनी थी, भगवान शिव की परम भक्त, उसको आशीर्वाद था कि इसको 100 पुत्र होंगे, भगवान शंकर का आशीर्वाद था। तो शकुनी भी डिवोशन में था भगवान के, तो उसने अंतर्मन में भगवान से बात की है, तो भगवान उसको मन में आवाज देते हैं कि तू मुझे मौका तो दे, मैं निपटा दूंगा रे, तू बहाना दे मेरे को, किस बहाने से मारो मैं इसको। तो वो दे रहा है। तो एक्चुअली मैं फिर जब एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से हम महाभारत देखते हैं, तो ये सब कौरवों को, अधर्मियों को एक जगह खड़ा करने वाले मामा शकुनी थे, और धर्म का ज्ञान देने वाले वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ही आ गए। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने ज्ञान दिया और अर्जुन से कहा तू तेरा युद्ध लड़वाए, यू विल हैव टू। तो वो हम सीखते हैं महाभारत से कि हमें जीवन में कर्म योगी बनना पड़ेगा, हमें सही और गलत डिसाइड करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और धर्म क्या है? धर्म इज एटर्नल लॉ, मानवता है, मानवता ही है। मानवता को छोड़ के लोगों पे अन्याय करना, कास्टिज्म, ठीक है, ये ड्राइवर का बेटा है कर्ण,
तो ये लड़ नहीं सकते। क्यों भाई? काबिलियत, उसके कर्म इंपॉर्टेंट है। कोई जन्म से कुछ भी नहीं होता है, कर्म से होता है। तो सर जैसे इंडस्ट्री में और जैसे माइथोलॉजी की अगर हम बात करें, कोई भी एक्टर अगर एक बार माइथोलॉजी में अगर एक कोई भी कैरेक्टर अगर उसने प्ले कर लिया और वो कैरेक्टर ह्यूज सक्सेस हो गया, हिट हो गया, तो कभी आपको ये लगा कि आप भी कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप हो जाएंगे या इंडस्ट्री वाले मतलब हो जाएंगे कि आपको सेम वैसे ही कैरेक्टर फिर आपको बार बार देंगे? उस चीज का कभी आपको मतलब डर? मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि इतना बड़ा रोल है। मैं मानता हूं कि ये हम लोग एक्टिंग में कहते हैं कि 9 रस होते हैं, ठीक है? तो ये वो किरदार है जिसमें सारे 9 रस है, ठीक है? और बहुत ही कम किरदार ऐसे हैं जिनमें सारे के सारे 9 रस होते हैं। 2, 3 रस, 4 रस, 5 रस बहुत हो गया। तो ये वो है, ये जोकर है, ठीक है? ये हर व्यक्ति के साथ एक अलग रैपो बनाता है, एक अलग तरीके से बात करता है। ये भगवान कृष्ण से बात करता है तो इसको मालूम है ये भगवान है, तो इसका टोन चेंज हो जाता है, ठीक है? एक सेकंड के लिए इसको फीलिंग आती है कि वाह भगवान, मतलब मन करता है गले लगा लो आपको, ठीक है? लेकिन फिर वो रुकता भी है, ठीक है? कि मेरे को दुर्योधन को, अपनी गांधारी को ये सब इंसाफ चाहिए मेरे को जीवन में, तो वो स्टैंड लेके खड़ा हुआ है। ये छलिया भी है, चापलूस है, ठीक है? धृतराष्ट्र का चापलूस है, उसके कान भरता रहता है। भीष्म के साथ अलग तरीके से बात करता है, दुर्योधन से अलग तरीके से बात करता है, पांडवों से अलग तरीके से बात करता है, जो अलग राज्य है उनसे अलग तरीके से बात करता है, बहन से अलग तरीके से बात करता है, और जब ये अकेला होता है तो अलग तरीके से बात करता है। तो इतना बड़ा रोल ऑफर हुआ तो मुझे इसकी ग्रेविटी मालूम थी। मैं डरा भी था, क्योंकि ये ऐसा रोल है कि या तो आपका करियर बना सकता है अगर आपने सही तरीके से इसको निभाया, या आपका करियर खत्म कर सकता है अगर आप नहीं निभा पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है? तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं स्टीरियोटाइप हो जाऊंगा या लोग क्या सोचेंगे। मेरा बस यही फोकस था कि मैं इस रोल को करेक्ट तरीके से निभाऊं, क्योंकि मैं कलाकार बनना चाहता हूं, और अगर मुझे कलाकार बनना है तो इससे बढ़िया रोल मुझे जिंदगी में ऑफर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कला के सारे रस है, सारे रस निभाने का मौका है इसमें। तो मुझे इस रोल को निभाना है, ये मैंने सोचा, और परमेश्वर की कृपा है कि उन्होंने वही परफॉर्म करते तुम हो कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, ठीक है? तो मैंने ध्यान दिया और परमेश्वर ने हमारे थ्रू परफॉर्म किया। तो बाद में लेकिन लोग फोन करें कि ऐसा विलन है, ऐसा ही है, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये क्या है। ये लोग कलाकार नहीं समझ पा रहे हैं, ये लोग ये समझ पा रहे हैं कि इसको आप ऐसे ही रोल दे दो, चलो ठीक है। और बहुत सारे लोग फोन करते हैं, वो ये यूजुअली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में होता है, ये इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है। यहां पे लोग भेड़ चाल, अगर कोई स्क्रिप्ट फिल्म आ गई किसी सब्जेक्ट पे, तो टेलीविजन में 10-15 लोग वही स्क्रिप्ट बनाएंगे। और ये लोग वो भी बोलते हैं जैसा फिल्म में जो फलाना कलाकार ने किया वही करना है आपको। अरे भाई, तो फिर उसको बुलाओ, अगर वही करना है तो उसको बुलाओ। ये कहीं ना कहीं देखिए हम समझ पाते हैं, लेकिन जो यंग बच्चे हैं ना आजकल, वो लोग बड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये सोच बड़ी छोटी है। आपको किसी किरदार के बारे में किसी का ऑडिशन लेना है या कोई रोल ऑफर करना है, तो उसका ब्लूप्रिंट आप समझ लो पहले। अगर आप उसे ऑडिशन पे बुला रहे हो या उस रोल को समझा रहे हो, आप ये रेफरेंस देते हो भाई आपको आमिर खान परफॉर्म करना है। आमिर खान कैसे परफॉर्म करेगा व्यक्ति? आमिर खान ही आमिर खान परफॉर्म करेगा ना। आमिर खान शिल्पी तो नहीं परफॉर्म कर सकती है, ठीक है? या आमिर खान रणबीर कपूर तो नहीं परफॉर्म कर सकता है, तो आमिर खान ये लड़का कैसे परफॉर्म कर लेगा, ये बताओ आप, राइट? तो लेकिन हम जो है
इतना समय हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया, हम करते हैं इंडस्ट्री में काम, तो हमको जब कोई बोलता है तो मन में ऐसे मुस्कुराहट होती है, तो फिर हम पूछते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इसमें क्या क्या ट्रेट्स है, क्या इसका रोल है, क्या फील करता है ये, क्या भावनाएं हैं, क्या इमोशंस हैं, ठीक है, और क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है या वैसा बिहेव कर रहा है, क्यों इतना खुश है या क्यों इतना दुखी है, इसका आप कारण बता दीजिए। तो हम कोशिश करते हैं, हम आमिर खान लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना पड़ेगा काम, क्योंकि जैसा भी है जो भी है काम यही है। और ये भेड़ चाल तो होता है, स्टीरियोटाइप कर लेते हैं लोग, लेकिन कोशिश वहां पर ये करनी है कि ठीक है, इनको अच्छा लगा है, ये लोग स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं हर रोल को एक डिफरेंट तरीके से एक उसके साथ एक जस्टिस कर पाऊं, ठीक है। लेकिन थैंक्स टू गॉड मेरे को जैसे जैसे ये सिमिलर रोल, मैं हर रोल के बाद कुछ नया करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो एम्बिशन है वो जीवन में है कि मैं कलाकार बनना चाहता हूं। और मैं अभी वास्तविकता में नहीं मानता कि मैं पूरी तरह से कलाकार बन चुका हूं। आई एम इन द प्रोसेस, आई एम लर्निंग एवरी डे, हर दिन सीख रहा हूं। तो जितने भी रोल मिलते हैं तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूं, फिर उस पर काम करता हूं। जो मेरे को लगता है कि यार ये मैं कर चुका हूं, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बोलता हूं, विनती करता हूं कि कुछ और करते हैं, मेरा फील नहीं हो रहा है ये करने का। तो लेकिन मुझे अच्छे अच्छे रोल्स मिले, टेलीविजन ने बहुत रेस्पेक्ट दिया, बहुत प्रेम दिया मेरे को, ठीक है। तो बहुत सारे मित्र भी है मेरे टेलीविजन में, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने काम किया, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है टेलीविजन में। ये मैं बता रहा था कि बहुत पहले होता था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में भी बहुत एवोल्यूशन हो गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, राइट। तो स्वास्तिक के साथ ही मैंने पोरस किया, ठीक है। वो एक 500 करोड़ का अनाउंस किया उन्होंने प्रोजेक्ट, 500 करोड़ की तो फिल्म नहीं बनती, उन्होंने टेलीविजन सीरियल बना दिया, और वो हिस्ट्री पे था। तो हिस्ट्री का रोल उन्होंने ऑफर किया, जो शोकनी मामा से बिल्कुल अलग है। शोकनी मामा एक जोकर है, ये जो रोल मैंने किया पोरस में, वो डरायस, किंग डरायस, ठीक है। वो ईरान के सम्राट है, और इतने बड़े सम्राट है कि जिनका कब्जा है अलेक्जेंडर की कंट्री पे, मेसोपोटामिया पे, और एट द सेम टाइम उनका पावर है इंडिया में, जो ट्रेड बिजनेस, जैसे आज की डेट में हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल दे तो बोल दिया, तो वैसे ही किंग डरायस है मिडिल ईस्ट में, बहुत बड़ा बादशाह जिसका यूरोप पे कंट्रोल है, इंडिया पे कंट्रोल है, ट्रेड पे कंट्रोल है, चाइना तक उसका कंट्रोल है। तो उसके खिलाफ रिवोल्ट करता है अलेक्जेंडर फ्रॉम मेसोपोटामिया, और इंडिया से रिवोल्ट करते हैं पोरस, ठीक है, हमारे जो पूर्वज है, ठीक है, किंग पोरस। तो पोरस यहां से रिवोल्ट करते हैं, वहां से। तो क्या कहानी थी, तो वो जो कैरेक्टर था वो ह्यूमन है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक डिप्लोमैट है, ट्रेडर है वो, ठीक है, और नॉर्मल आदमी है, ठीक है, जो जोकर नहीं है, जो फील करता है, दुख होता है तो फील करता है, सुख होता है तो फील करता है, रिवेंज लेना तो फील करता है, सब दिखता है उसका। सो एक ह्यूमन विलन है वो, इंसान है, कोई जोकर नहीं है। ही इज नॉट वेरी शार्प, बट है, वो विलन है। तो उसको मैंने अंडर प्ले किया, आप पोरस देखिए, तो वो रोल भी ऑफर, बहुत मजा आया मेरे को करने में। तो पूरा लुक में पतला हो गया, एकदम चीक बोन दिख रहे थे, ये दाढ़ी मैंने ब्लॉन्ड कर दी थी, तो ब्लॉन्ड लुक है उसमें। तो वो करने में बड़ा मजा आया, क्योंकि कुछ नया कर रहे हैं, स्टैग्नेंट नहीं है। फिर मेरे को ऑफर किया जी स्टूडियोज ने नारद मुनि के लिए, तो मेरा हमेशा से था कि मैं नारद मुनि परफॉर्म करना चाहता हूँ, नारद मुनि का रोल, ठीक है। देव ऋषि है, उनकी बड़ी कृपा है, ठीक है, बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो वो करने को मौका मिला, उसमें उन्होंने मेरे को बॉल्ड लुक था, ठीक है, और वो जो मिस्चीवियस है, लेकिन हमेशा वो जो करते हैं वो एक गुड फेथ के लिए करते हैं, वो बैड फेथ के लिए नहीं करते हैं। नारद मुनि हमेशा फेमस है कि यार जहां नारद मुनि खड़ा हो गया वहां झगड़ा शुरू। लेकिन उनका इंटेंशन देखो, फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिवर्स, वो जो भी काम करते हैं, तो उसमें मेरे को बड़ा मजा आया कि मैं बेनिफिट ऑफ द यूनिवर्स के लिए यहाँ झगड़ा लगा रहा हूँ,
इतना मजा आएगा। तो आपने उसके लिए भी कोई स्टडी किया था नारद मुनि को बनने के लिए? ऑफ कोर्स यू हैव टू। तो मैं पंचतंत्र पढ़ता रहता हूं मैं। तो पंचतंत्र हमारे देश में बहुत फेमस है और बहुत पुराना है। तो उसमें ये दिव्य आत्माओं का बहुत ज्ञान है। भगवान बुद्ध के बारे में, नारद मुनि, जो हमारे पीरियड हिस्ट्री है, महाभारत है, उसके बारे में और पढ़ता रहता हूँ। महाभारत तो पूरी किताब ही मिल जाती है आपको, बहुत सारे ऑथर्स की, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, रामायण हमारे पास हिंदुओं में, हिंदू मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये कोई एक जाति, प्रजाति या रिलीजन से सीमित नहीं है। ठीक है, हिमालय से लेके नीचे तक की भूमि जो है अरेबियन सी में, उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंद महाकुश माउंटेन्स है, वहां से नीचे जो भी यहाँ वासी है, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनको हिंदू कहा जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। ठीक है, धर्म सनातन है। सनातन मीन्स एटर्नल। एटर्नल समझते हैं आप? एटर्नल इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉ, उसको कहते हैं सनातन धर्म। ये अंडरस्टैंड करना तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो मानवता है सनातन धर्म, अंडरस्टैंड। एवोल्यूशन है सनातन धर्म, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है सनातन धर्म, आत्मज्ञान लेना है सनातन धर्म, व्यक्ति से प्रेम करना है सनातन धर्म। और सनातन धर्म के बहुत सारे हीरोज जो अवतार लेके आए, जो अवतार पुरुष हम मानते हैं, इनको भगवान की पदवी है, विष्णु भगवान की। वो श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम भी है, भगवान गौतम, भगवान महावीर। ठीक है, ये सब यहां से निकले, अंडरस्टैंड। तो इनके आदर्शों पे चल के हमको भी आत्मज्ञान मिल सकता है, इसलिए हम इनको पूजते हैं। इसलिए राम चरित्र मानस है। चरित्र कैसा है श्री राम का? आप भले ही रामचरित्र मानस को नमस्कार मत करो, लेकिन उनके कैरेक्टर को अपना लो। हिंदू में 3 ग्रंथ है, रामायण, महाभारत और भागवत। रामायण आपको सिंपली बताता है जीवन में कैसे जीना चाहिए, महाभारत आपको बताता है क्या नहीं करना चाहिए, और भागवत आपको बताता है वे ऑफ लाइफ, एवरीडे लाइफ आप कैसे जी सकते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, योगा है, भजन है, भक्ति योग है, लाइफ में हर किसी के साथ आप कैसे मिलजुल सकते हैं। तो बड़े छोटे टाइम के लिए हम लोग जन्म लेते हैं, 70-80 साल की उम्र आजकल तो बहुत कम हो गई है, ठीक है, लेकिन एक एवरेज 70-80 साल पकड़ते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम इन द यूनिवर्स, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम। और उस टाइम पीरियड में, ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है, एटर्नल लॉ है, मानवता है, यही रहेगी 2000 साल, 5000 साल, कोई पता ही नहीं चलता यूनिवर्स में, अंडरस्टैंड। 70-80 तो कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक एक चुटकी, 2-3 हजार साल का पता नहीं चलता है। तो ये बनाए हुए हैं कि ऐसे जियो यार, ऋषियों मुनियों ने, ऋषि मुनि कौन थे? गुरु, कि ऐसे जी लो, ऐसे जीवन कर लो। तुम लोग जीवन को, ये जो 70-80 साल है, किस हिसाब से अच्छे से जी सकते हो, एट द सेम टाइम ये रियलाइज कर सकते हो कि आप कौन, आप शरीर नहीं आत्मा। ये रियलाइजेशन, ये बोलना आसान है, मैंने बोला आपने सुन लिया, लेकिन जब ये महसूस होगा तो कमाल है। फिर ये कमाल है। व्यक्ति का परम लक्ष्य यही होना चाहिए। और हिंदुस्तान में भारतवर्ष जिसको कहते हैं, इसलिए इसको भारतवर्ष कहते हैं। हम ही कहते हैं भारत माता, क्योंकि हम धरती को माता कहते हैं। ये एक ऐसा 5 नदियों का संगम है, हिमालय के नीचे गंगा मैया। गंगा मैया ज्ञान है, इसलिए गंगा स्नान है। वो जो हल्का हो जाए, मैंने क्या क्या गलत किया, वो गंगा स्नान है। तो आप घर पे हर हर गंगे करके रियलाइज करो मैंने क्या क्या गड़बड़ की है, अपने आप आत्मज्ञान होता जाएगा, राइट। तो ये जो ज्ञान, यहाँ पे एवोल्यूशन है, मुक्ति जिसको बोलते हैं। मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स, दोस्त हैं जो कलाकार हैं,
यूरोप में है, कुछ चाइना से भी हैं, कुछ जापान के भी है। तो भाषा जमती नहीं है, लेकिन हम लोग कभी जापान का बहुत कल्चर हमारे जैसा है, भारत के जैसा। वहां पे भी एवोल्यूशन की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, वैल्यू ऑफ एवरी लाइफ। इंडिया में कहते हैं कि यू आर द मोस्ट लकीस्ट ह्यूमन बीइंग इन द होल यूनिवर्स जो भारत में पैदा हुआ है। जापान एंड चाइनीज जो है मेरे फ्रेंड्स, वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे बोला जाता है जो भारत भूमि पे पैदा हुआ है उसको तो मुक्ति मिलनी ही है, डेफिनेटली मिलनी है। महाभारत इतना ह्यूज हिट है और इतना सक्सेस है, तो उसके बाद आप बिग बॉस पे गए। हाँ। तो क्योंकि बिग बॉस का ये मेंटेलिटी है, चाहे वो ऑडियंस हो या एक्टर्स हो, कि वहां पे हर एक्टर वही जाते हैं जिनको अपना करियर रिवाइव करना रहता है। तो आप, क्योंकि महाभारत इतना सक्सेस था, आपका रातों रात इतना नाम हो, तो उस टाइम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस था बिग बॉस पे जाने के लिए? देखिए, बिग बॉस मैं एक एक्सपीरियंस लेने के लिए गया था। मैंने अपने घर पे अपने पिताश्री से डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि जब आप कोई किरदार करते हो तो आप उस कैरेक्टर के हिसाब से जनता के सामने जाते हो। ये एक मौका है आपके पास एज प्रणीत भट्ट जाने का। ठीक है, देखिए, यदि आपका मन है तो जाइए। तो वो चैलेंज मेरे को अच्छा लगा, तो मैं इसलिए चला गया और मैं 3 महीने और 1 हफ्ता रहा फाइनलिस्ट। उस साल एक्सटेंड हो गया, तो मैं पूरा टाइम स्पैन कंप्लीट किया था जितना बिग बॉस का होता है, लेकिन उस साल एक्सटेंड हो गया था। बहुत अच्छा हिट हो गया था सीजन 8। और बहुत सारे मेरे मित्र बने, पुनीत जी, प्रीतम इज रेडियो जॉकी, पुनीत जी डायरेक्टर राइटर। अभी हम लोग साथ में महाभारत कर रहे हैं प्ले। उनके साथ गुफी साहब कर रहे थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब उन्होंने मेरे को बोला, तो अब मैं कर रहा हूं। यही होता है, करते तुम हो कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। महाभारत रामायण ये ज्ञान चलता रहता है जीवन में, सिर्फ शरीर बदलते रहते हैं परमेश्वर। कोई ना कोई मेरे बाद कोई और खड़ा हो जाएगा, उसके बाद कोई और खड़ा हो जाएगा, ऐसा ही चलता रहता है। तो इससे कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली मैंने। अचीवमेंट यही हो सकती है कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया इससे। तो बिग बॉस जो था वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। वहां पे वो एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट है। वो रियलिटी शो है जहां पे आप इतने समय के लिए पूरे बंद हो जाते हैं। इट्स अ जेल, देयर इज नो आउटसाइड टच, there is no newspaper, outside news, there is no clock also. Understand, there is no paper, no pen, you are just there. तो या तो आप वहां इवॉल्व हो सकते हो या डिसॉल्व हो सकते हो। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा 3 महीने आप वहाँ पे बिग बॉस के घर पे थे, तो वो एक्सपीरियंस को आप मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? मतलब नेगेटिव पर्सपेक्टिव से या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव? नहीं, मैं उसको एकदम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने अंदर झांकने को मिला। और बात यह है कि सिचुएशंस बड़ी टफ हो सकती है जीवन में। बिग बॉस इज लाइक तो जीवन में भी टफ सिचुएशंस हो सकती है, तो वहां पे आप कैसे हैंडल करेंगे? आप इवॉल्व हो जाएंगे या आप डिसॉल्व हो जाएंगे। बहुत लोग आपने देखा होगा चीखना चिल्लाने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ये सब ये इस कारण होता है क्योंकि वो बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट है। वहां पे रियलिटी निकलती है। मतलब उनका बहुत लोग सोचते हैं कि मैं गेम खेलूंगा। आप वहां गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि आप 24 घंटे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप अपने ऊपर एक नकाब लगा के चल सकते हो। छठे दिन उतर जाएगा। वो आपको टेस्ट करेगा। वहां पे फिर वो लोग काफी सालों से वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक हफ्ते तक तो हम लोग गुड़ी थे। सेकंड वीक से समझ में आ गया कि तो आ गए। ठीक है,
तो यहाँ पे तो सरवाइव करना पड़ेगा। तो वो जो फ्रेंडशिप्स बनती है वो रियल है, जो दुश्मनियां है वो रियल तो दुश्मनियां नहीं होती है, फ्रेंडशिप्स रियल हो जाती है, कभी फ्रेंडशिप्स फेक भी निकलती है, लेकिन मेरी जो फ्रेंडशिप्स है वो रियल है अभी तक है। पुनीत जी, प्रतीक बब्बर भी था। हाँ, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत है, उनके साथ जो आपकी फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे आए थे। मेरी हर व्यक्ति के साथ इक्वेशन जो है वहां पे बहुत अच्छी थी। मैं आपको एक वास्तविकता बताता हूँ, वहां पे या तो इवॉल्व हो जाएगा आदमी या डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होते 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 वो सबसे झगड़ा ये सब फिर डिप्रेस हो जाएगा। इवॉल्व वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। गेम ना खेलना वहां की सबसे बड़ी गेम है। अगर आप रियल बने तो करेक्ट है, बाकी फिर जनता जनार्दन है, वही जिताती है, वही सब है। लेकिन इट इज वेरी वेरी टफ, लेकिन सीखने को बहुत, इट्स एन एक्सपीरियंस विच इफ यू आर ब्रेव एनफ यू कैन टेक। इट्स अ जेल, इट्स अ पेड जेल, बाकी जेल ही है, वो पैसे मिलते हैं लेकिन है जेल। आपका अंतरात्मा जो शिल्पी का वो निकाल के पता लग जाएगा कौन है वास्तव में शिल्पी। जब आप बिग बॉस में थे, वहां से जब आप बाहर आए बिग बॉस से, तब आपने कुछ चेंजेस अपने में नजर? हाँ, सबसे पहले चेंज तो ये थी कि 3 महीने के बाद मैं वो जेल से बाहर आया और कोई और चेहरा दिखा, मूवमेंट हुई। सलमान सर ने बुलाया, उनके साथ बैठा, गले लगाया उनको, हंसने लगे। वो क्या हुआ? मैंने कहा अरे जेल थी सर। तो बट ही वॉज हैप्पी, ही सेड कि यू आर स्टेबल। खाना वाना खाया तो उसके बाद फिर 2-3 दिन लगे नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ क्योंकि वो इट रियली हिट्स यू, क्योंकि आप 3 महीने आप अंदर रहते हो, 105 डेज, ज्यादा ही 3 महीने से। तो it really hits you and you are only 12-13 people and then it comes to 5-6 people and you are inside your life. You don't know about your parents, you don't know about your family, but हाँ आप वो लोग टाइम पे आपको इन्फॉर्म करते हैं। इट्स अ वेरी 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 गुड कॉन्टेस्ट, वो लोग अच्छे से करते हैं, लेकिन वो जो टफनेस है, वो जो रियलिटी है उस शो की, वो बहुत बहुत ही मजबूत है। तो वहां सीखने को बहुत कुछ। फिर जब बाहर आए तो फिर एक ये रियलाइजेशन हुआ कि दुनिया भी एक बिग बॉस ही चला रहा है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे भी सिचुएशंस है, लेकिन आप घूम रहे हो, चल रहे हो, आपके पास फैसिलिटीज है, आपके पास, आप इनडिसिप्लिन हो सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये रियलाइजेशन हो जाती है कि यार पूछने वाला है, आजादी उसने फुल दी है, लेकिन पूछने वाला है भाई। अंडरस्टैंड? वो है कर्मा। जो करोगे वो भोगे। एक जगह मैं गया था, गुजरात में शूटिंग कर रहा था मैं, शमशान में। तो वहां पे महाकाल भगवान का मंदिर है। उस मंदिर पे लिखा हुआ था साफ साफ कि परमेश्वर बहुत दयालु है, लेकिन कर्मा दयालु नहीं है। जो आप करोगे वो आप उसका फल वो आप पाओगे, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। बाकी परमेश्वर दयालु है, कर्मा नहीं है, ये एटर्नल लॉ है। तो देखने वाला तो है कर्मा। तो if we are disciplined, if we work out, we are focused, तो अच्छा ही होगा। If we are good to all the people, I don't mean be good to everyone. You can't, आप दुनिया में सबको प्लीज नहीं कर सकते हो, और करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे खुश नहीं हो सकता। वो तभी खुश होगा जब आप उसके मन की करोगे। आप उसके मन की नहीं करोगे तो वो आपसे खुश नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं आप दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत रहो। आप स्वयं का फोकस बनाओ, स्वयं की स्थिरता लाओ, ठीक है? अच्छे कर्म करो, ठीक है? और अपने परिवार का ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, उनको सही राह दिखाओ। अपना आपका जो लक्ष्य है उसे पाने की कोशिश करो, उसके लिए संघर्ष करो, उसके लिए पीआर मत करो। पीआर से कुछ नहीं होता है।
लेट मी बी वेरी फ्रैंक, रिश्ते बनाने से, चापलूसी करने से, पीआर करने से, कॉन्टैक्ट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने ऊपर मेहनत करोगे, आप संघर्ष करोगे, आप अपने आप को काबिल बनाओगे, आपके पीछे 10 लोग आएंगे कि हमारे साथ काम करो, हमारे साथ काम करो। चाहे आप किसी भी फील्ड में, whether you are an engineer, you are a doctor, you are an actor, you are a director, you are a writer, whatever, कोई भी फील्ड हो, ये तो मैंने कुछ गिना है। आप साइंटिस्ट हो, जितने भी फील्ड है, आप लेबर हो, मैं तो अपने आप को लेबर मानता हूं। मैं सत्य बता रहा हूं। मैं जिस दिन भी शूटिंग करने जाता हूं, मैं ये सोच के जाता हूं आज मुझे काम मिला है, अगर मैंने अच्छा किया तो कल बुलाएंगे, अगर कल अच्छा नहीं किया, आज अच्छा नहीं किया तो कल नहीं बुलाएंगे। सिंपल बात। एवरी डे इज द न्यू बिगिनिंग। आप आज से शुरू कर रहे हो। ये सचिन तेंदुलकर की बात मेरे को बहुत अच्छी लगती थी कि मेरा बैट बोलेगा। उनको किसी ने एक दिन पूछा था कि लोग आपके बारे में इतना कुछ, हर किसी का अच्छा बुरा समय आता ही है फॉर्म का, कोई हर वक्त आप फॉर्म में नहीं हो सकते हो। ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला मेरे को जवाब, आप जवाब नहीं देते, रिपोर्टर से बोलो मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरा बैट देगा। वो बैट से जवाब देते हैं, आप अपने काम से जवाब दो यार। अंडरस्टैंड? उल्टा लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और एक्टिंग के फील्ड में तो आपने एक्सेप्ट ही, आप ही तो स्वयं स्टेज पे चढ़े हो, तो क्रिटिसिज्म से क्या डरना। अब लोग आपको बोलेंगे भैया अच्छा नहीं किया, तो आपको बुरा लग गया, क्यों लगा? आपने स्वयं ही अपने आप को स्टेज पे रखा ना। आप घर पे बैठ जाते, आपको कोई पूछने थोड़ी आया था, आप स्वयं स्टेज पे चढ़ गए। अब आप सुनने को तैयार नहीं हो कि ये अच्छा रोल नहीं किया आपने, उसको आप एज ए लेसन लो और अपने आप को इवॉल्व करो। और एवरी डे, एवरी फिल्म, एवरी शो विल नॉट बी हिट। कोई फिल्म सुपर हिट हो जाएगी, कोई शो सुपर हिट हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं होगा। आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो सर आज हमारे जो यूथ है, जो हमारे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो माइथोलॉजी कैरेक्टर करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं या उनको थोड़ा डर लगता है, तो आप उनको कुछ आप देखो, जो डरता है वो फिर कुछ नहीं करता है। जो डर गया समझो मर गया। गब्बर सिंह कह के गया, ये सत्य बात है। पहले तो डरना बंद करो, ठीक है। और दूसरी बात, डर उसी को लगता है जिसको ये लगता है कि भैया मैं ये नहीं कर सकता। माइथोलॉजी कैरेक्टर मतलब क्या होता है? आपको सोशल लाइफ में नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लड़का, नॉर्मल लड़की प्ले करना बहुत आसान है। उनको भी ये भी डर रहता है कि हम कहीं स्टीरियोटाइप ना हो जाए ये कैरेक्टर प्ले। पहले कुछ करो तो सही, फिर सोचो स्टीरियोटाइप होगे कि नहीं। यदि आपने उस पिनाकल तक उस किरदार को किया तो लोगों के दिमाग में ये बस जाता है कि अरे हाँ ये गब्बर सिंह है। गब्बर सिंह तो नहीं है, और उससे डरना नहीं चाहिए, ये तो और अच्छी बात है। आपने साबित तो किया कि कोई रोल आप कर गए, आप कलाकार बनने आए हो ना, तो वही कला पे ध्यान दो। और मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे आसान काम है सोशल लाइफ में नॉर्मल हीरो हीरोइन प्ले करना। हीरो प्ले करना तो सबसे आसान है। वो बात अलग है कि आप में चार्म होना चाहिए, आप में डांस होना चाहिए, ठीक है, वो चार्म होना चाहिए, वो हीरोइज्म दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बोल रहे हो, ठीक है, वो तो फिर सबसे सिंपल है। अगर आप में चार्म है, आप में मेहनत है, आप में संघर्ष है, ठीक है, और आप हीरो करना चाहते हो, नॉर्मल हीरो, नेक्स्ट डोर बॉय, तो सिंपल। आपको हीरोइन बनना है, नेक्स्ट डोर गर्ल, आप में चार्म होना चाहिए, डांस होना चाहिए, जो इंडियन हीरोज है, सिंपल। वो भी आसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आसान है। जो शाहरुख खान सर कर रहे हैं या सलमान खान सर कर रहे हैं, वो आसान नहीं है, सब नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको सोशल करना है और आपने सिंपली हीरो हीरोइन करना है, यदि आप में वो बात है और आप संघर्ष करें, तो वो एक स्टेज है, वो आप
कर सकते हैं, सोशल स्टोरीज होती है। आपको ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपने जिया है, चला है, वो आप कर सकते हो। और अगर परमेश्वर की कृपा हो गई तो स्टार भी बन सकते हो। वो है स्टार। क्या है? स्टार। अब आते हैं कलाकार पे, जो कला को आकार दे रहा है। कला समझते हैं आप क्या है? कला जो है वो काल से आती है, वो समय से आती है, उसे बोलते हैं कला। जो कला को आकार दे रहा है उसे कलाकार कहते हैं। और कला को आकार देने वाला किसी समय, पीरियड या ऐसी चीज जो व्यक्ति ने सोची है, जो फैंटेसी है, उसके किरदार को उठा के कर रहा है। जैसे जोकर कर रहा है, हीथ लेजर थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है। जैसे बच्चन साहब है, अमिताभ बच्चन, हमारे ग्रेटेस्ट एक्टर। ठीक है। मैंने 100 साल में उनसे उम्दा कलाकार नहीं देखा है। मैं उनको गुरु मानता हूं। वो कोई भी रोल कर सकते, वो कुछ भी कर सकते। उनको आप शराबी बोल दो अभी 2 मिनट में करने के लिए, और उसमें भी वो अलग अलग शराबी करेंगे। यूपी का अलग, महाराष्ट्र अलग, कश्मीरी अलग, वो अलग अलग करेंगे। वो ग्रेटेस्ट कॉमिक एक्टर भी है, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी एक्टर भी है। वो स्टार नहीं है, वो कलाकार है। वो स्टार तो है, उनसे बड़ा स्टारडम नहीं देखा है किसी ने। ठीक है। हम सब फैन है उनके। ठीक है। वो मैं एक बार देखा तो मैं तो देखता ही रह गया उनको, मेरी नजरें झुक गई, इतना ऑरा है उनमें। ठीक है। मैं बाकियों को, हमारे बॉलीवुड में गैलेक्सी ऑफ एक्टर्स है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बहुत उम्दा। दिलीप साहब थे, शाहरुख साहब है, अभी सलमान खान है। अपना अपना चार्म, अपना अपना प्लेस यूनिवर्स में, हर स्टार के लिए जगह है। ठीक है। लेकिन मैं आपने पूछा कि आजकल के बच्चे, ठीक है, सोशल नॉर्मल लाइफ से किरदार उठा के उसको करना बहुत आसान है। किसी ऐसे किरदार को करना जो ना कहीं लिखा है, ना पढ़ा है, ना उसका कोई रेफरेंस है, आप क्या करोगे? सही। और फिर ये सोचते हो कि भैया हम स्टीरियोटाइप तो नहीं हो जाएंगे। अभी कुछ किया नहीं, रॉकेट लॉन्च ही नहीं हुआ, और सोचते हो भैया लैंड अगर कर गया तो फिर हमको कोई दूसरा कोई रॉकेट ही नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। ठीक है। और कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करो ना अच्छे से, बच्चे ने बोला अभी, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। आप कलाकार वास्तविकता में वही है। और सबसे ज्यादा आप माइथोलॉजी बोलते हो, मैं इसको हिस्ट्री मानता हूं। भारतवर्ष की हिस्ट्री है। 5000 7000 वर्ष कुछ नहीं होता है, ये अभी की बात है। ठीक है। ये अभी की बात है। तो उनमें जो किरदार है जिनका कोई रेफरेंस नहीं, श्री कृष्ण आपको करना कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ वही है, आप वहां से लो, अपनी इमेजिनेशन करो। माइथोलॉजी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और उनमें बहुत डेप्थ होती है। जैसे मैंने आपको बताया मामा शुक्नी, उसमें बहुत डेप्थ है, पूरे 9 रस है। आप मेरे को सोशल उसमें दो, एक लाइफ स्पैन में 9 रस जीता है आदमी। अंडरस्टैंड? तो मेहनत, किरदार की आत्मा लेके आओ, उसको करो, उसको आकार दो। ठीक है। और करो। ठीक है। सिर्फ सोचो मत ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये व्यक्ति अपने आप को बहाने दे रहा है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को ऐसे ही समझाया कि ये एक बहाना है। जब मैं मामा शुक्नी कर रहा था तो जो मेरे मैनेजर थे उस वक्त, ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला, प्रणीत आप केवल अभी जो है 28 इयर्स के हैं और आप मामा शुक्नी कर रहे हो, जब आपको लीड करना है। मैंने कहा यार कितने लीड करूंगा मैं, उससे मिलेगा क्या मेरे को? और क्या लीड कर रहा हूं मैं? टेलीविजन में है ही क्या लीड? टेलीविजन इज बाय द फीमेल्स फॉर द फीमेल्स एंड ऑफ द फीमेल्स। सास बहुत साजिश है इधर, और कुछ नहीं है सोशल में। और टेलीविजन में अगर करना है तो मेरे पास ये जो ऑफर आया है, महाभारत जो इतने साल बाद बन रहा है, इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है इस वक्त कोई। और इस महाभारत में, पूरी महाभारत में इससे बड़ा रोल कोई नहीं है। तो करियर खराब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। मैंने कहा जो होना हो, ठीक है, लेकिन मैं कलाकार बनने आया था,
इससे बड़ा रोल नहीं है और मुझे ये करना चाहिए, मुझे बस ये बात है। उसके बाद हम दोनों ने काम नहीं किया साथ में, वो बात अलग है कि दोस्त तो अब भी है। अब वो बोलता है तू बड़ा कलाकार बन गया तो देखो चेंज होता है जीवन में। ठीक है, तो मैं रोल्स करना चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। मैं देखो नॉर्मल लाइफ में हीरो बनो, लेकिन मेरे को नहीं लगता है मैं जो कर सकता हूँ उसमें ये मुझे टफ लगता है। जो डांस करके जो लड़की के साथ रोमांस करना, वो नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन कोशिश कर सकता हूं। लेकिन जिस एफ्लुएंसी से इतने सालों से एक्टर्स करते आ रहे हैं, ठीक है, मेरे को लगा कि मैं एकदम रियल एक्टर बन गया। मेरे जो मैंने रेफरेंसेस रखी अपनी लाइफ में, जैसे अमरीश पुरी साहब है, जैसे अमजद खान साहब है, अमिताभ बच्चन साहब है, इरफान खान साहब है, ठीक, नसीरुद्दीन शाह है, ठीक है, तो परेश रावल, ठीक है, ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया कि ये इतने वर्सटाइल, जॉनी लीवर साहब, ह्यूज फैन, ठीक है, इतने वर्सटैलिटी वाले रोल्स करते हैं ये, ठीक है, तो मेरे को ये करना है जीवन में। ठीक है, वो अलग बात है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं नहीं कर सकता हीरो, मैं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि उससे ज्यादा पसंद मेरे को ये सब है। हाँ, मैं इरफान खान साहब की तरह एक रियलिस्टिक फिल्म करना चाहता हूँ। ठीक है, एक रियलिस्टिक फिल्म, एक रियल में क्या होता है, एक फिक्शनल लव स्टोरी, डांस एंड वो सब मेरे को वो सब अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन जो करते हैं वो बहुत उम्दा करते हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो वो वही बात हुई ना, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। तो सबके लिए जगह है, अपना अपना तो ढूंढना पड़ेगा। तो आपको जो सही लगता है वो कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हीरो करना भी कोई आसान है, अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत चार्म लगता है। सिंपल करना ना लाइफ में बहुत टफ होता है अंडरस्टैंड। तो सर अब हमारी क्लास सेशन है, क्विक आंसर सेशन। तो मैं उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आपका फेवरेट को स्टार कौन है? मेरा को स्टार, यार ये बड़ा टफ क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है, ठीक है, और सब मेरे फेवरेट ही है, मतलब मेरी दोस्ती हो जाती है। एक रेपो बना देता हूं मैं, कोशिश करता हूं कि एक रेपो के साथ काम करे तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरा फेवरेट काफी जो दोस्त बन गए थे, मेरा दुर्योधन और अर्पित और करण, अहम और दुशासन भी, मेरे भाई जो हनुमान कर रहा है। सो दे आर माय फेवरेट। उनके साथ पूरी महाभारत की तो बहुत ही इम्प्रोवाइज भी करते थे आप, क्योंकि ज्यादातर सीन आपके उन्हीं के साथ। हाँ, तो महाभारत के है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप रेट करना चाहेंगे अपने को स्टार को, सौरभ राज जैन, पूजा शर्मा एंड शाहिर शेख, हाँ, तो इनको आप क्या एज अ को स्टार आप क्या रेटिंग्स देंगे? 100 आउट ऑफ 100 तीनों का। बहुत मेहनती है और बहुत ही आत्मविश्वास और आत्मा ले आते हैं कैरेक्टर में। सौरभ ने जो श्री कृष्ण प्ले किया है, माइंड ब्लोइंग, मतलब मेरे को दिख जाते थे कृष्ण। शहीर ने जो अर्जुन प्ले किया तो मुझे अर्जुन दिख जाता था, और पूजा ने जो द्रौपदी, तो मुझे द्रौपदी दिखती थी। तो बहुत ही उम्दा काम किया उन्होंने। फॉर देयर एक्टिंग 100 आउट ऑफ 100। आपका जो रोल था, एक्सेप्ट शकुनी मामा का कैरेक्टर अगर हम साइड में रख दें, तो आपको महाभारत में किसी दूसरे का, मतलब ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो आपको लगता था कि शकुनी मामा के अलावा भी आप ये कैरेक्टर भी आप प्ले कर सकते हैं? देखिए, महाभारत में ये तो मेकर तक होता है कि मेकर क्या करे, ठीक है, लेकिन करने को तो महाभारत में जितने भी रूल्स हैं, मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूं अगर उसमें फोकस डाल दूं तो।
ठीक है। मैंने आपको बताया ही, मेरा एम्बिशन था कलाकार बनना। तो मेरे को कोई रोल ऑफर होता है और मेरे को ये डिफरेंट है, ये अब नया है, ये नेक्स्ट स्टेज है, तो मैं ये करना चाहूंगा और मिल गया, तो मैं उसमें पूरी जान लुक वुक सब वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ। ओके। बिग बॉस में जब आप गए थे, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जिससे आप कभी मिलना नहीं चाहेंगे दोबारा? ऐसा कोई नहीं है यार, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा जीवन में भी कोई नहीं है। मैं तो मतलब पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और ऐसा कौन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिससे आप बार बार मतलब लॉन्ग लाइफ आप कांटेक्ट या फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं? वो है ना, मेरे प्रीतम है और पुनीत जी है, फोन पे बात होती है, मिलते रहते हैं। हमारी बाहर भी बिग बॉस चलती रहती है, तो फ्रेंडशिप इज ऑन और टचवुड हमेशा रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर हमारे थैंक यू टॉक शो में आने के लिए। धन्यवाद, आपने बुलाया यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से मजा आया बात करने में। बस अब हम एक माया और माया टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा गेस्ट ऑफ ऑनर देना चाहते हैं। नहीं धन्यवाद, थैंक यू। माया टीवी एंड माया ऐप सर्टिफिकेट, तो आप लोग मुझे पास कर रहे हैं? हाँ। ओके, धन्यवाद।